स्वागत है सभी का। गुड आफ्टरनून। क्या भाई आते ही साथ ही थैंक यू करने लगे आप लोग, ये क्या? आते ही साथ ही है ना, ऐसा चलते नहीं है ना। चलिए पढ़ा देंगे, आ जाइएगा। गुड आफ्टरनून सही प्यारे बच्चों को। ये देखो इसको गुड आफ्टरनून मैम मैम दिख रहा है तुमको? चलिए राधे राधे भाई। फटाफट जोड़िए भाई, सभी लोग दोस्तों को भी जोड़िए। देखो बदमाशी से को ब्लॉक होना है क्या? मन नहीं लग रहा था सर आपके बिना क्लास से। 17 क्लास शुरू तो है, आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स तो शुरू ही है। ये देखिए ये 40% है, लेकिन अभी 20% ही शो कर रहा है, पता नहीं क्यों शो कर रहा है 20%। तो अभी रुक जाइएगा, है ना, ये थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी 20% ही कर रहा है। तो 40% मतलब ये लगभग आपको 64-65 के आसपास होगा। मेरा मेरा क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है 1 बजे एनसीईआरटी, और 12 तारीख से आप लोग का 7:15 मेंस ज्योग्राफी। बिहार एसआई, ये बिहार एसआई में भी काम आएगा। बिहार एसआई का मेरा एक रिकॉर्डेड सेशन उसमें ऐड होगा। सर एसआई वाला क्लास क्यों नहीं चल रहा? ये एसआई में भी ऐड होगा भाई एनसीईआरटी। देखिएगा ना बैच में, देखो ये आपको शो नहीं कर रहा है, एनसीईआरटी शो कर रहा होगा। हाँ ज्योग्राफी बीएसएससी में भी काम आएगा। एक्चुअली ये इंडियन ज्योग्राफी है, तो आप लोग को हर जगह काम आएगा ये। नहीं नहीं फिर से नहीं लेना है, इसी में ही हो जाएगा। 9th का है ये। पहले 6, 7, 8 आप लोग को रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद 9th का स्टार्ट कर दूंगा, है ना। मेंस ये उसमें भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, जी हाँ बिल्कुल। इसलिए तो एनसीईआरटी करा रहा हूँ ना, फटाफट हम लोग 9, 10 कर लेंगे। 9, 10। हाँ सर 69 नहीं होगा सर। क्या स्कोर है आपका मनीष? 69 मेंस 12 तारीख से है। एकदम आएगा अमृता, एकदम काम आएगा। अभी तो मेरा ही है, सारे सब्जेक्ट का मेरा मतलब बचा हुआ था ना, सारे सब्जेक्ट का तो शायद हो चुका है। 69 के लिए ही ये मेंस का है। 69 और 70 दोनों के लिए 7:15 वाला जो 12 तारीख से शुरू है। 12 तारीख से शायद आप लोग का इकोनॉमिक्स भी शुरू है, 12 तारीख से शायद साइंस भी शुरू है। मेंस को फटाफट पढ़ लीजिए, मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बड़ा कम है। अभी तक आप लोग घर से नहीं आए क्या? घर उर से नहीं है अभी तक? अरे कर लेना भाई, कर लेना, रिकॉर्डेड स्तर पे कर लीजिएगा। तुम तो दोगे, तुम्हारा तो अच्छा स्कोर है, तुम तो मेंस दोगे ही। हाँ 70 वाले भी करे, 70 वाले भी करे मेंस, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 70 आ रहा है, चांसेस तो बॉर्डर पे ही हो यार। पॉलिटी होगा, स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा, हो सकता है कोई दूसरे सर करे। कर लीजिएगा, बेसिक है ना, जैसे एनसीईआरटी आप लोग 6, 7, 8। सर डेंगू हो गया सर, बीपीएससी एग्जाम देने गया है वही। अच्छा डेंगू, अरे बहुत बच्चों को डेंगू। सर आपका आशीर्वाद है तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका। अच्छा स्कोर है। क्या? एनसीईआरटी पॉलिटी नहीं हुआ, ठीक है मैं टीम से बोल दूंगा। अरे एनसीईआरटी का पॉलिटी पॉलिटी का क्लास बहुत खराब हो गया यार, क्या ही बोलूं। जनरल तो 73 कम है, उतना कम कैसे आ गया यार? 70 के आसपास मार्क्स आ रहा है, ये तो कम है। नहीं 70, कम से कम 90, 80 प्लस तो होना चाहिए था यार, मतलब उतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। और आप लोग ऐसे आप लोग को करवाएंगे आपको राहुल सर। तो करेंट अफेयर भी ऐसा नहीं था कि आप लोगों के पढ़ा हुआ नहीं आया था, वो तो मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, लगभग 17-18 क्वेश्चन भी आए हुए थे पढ़े हुए। तो वही चीज कर रहा हूँ ना, ऐसा भी नहीं था कि आप लोग का पढ़ा हुआ, फिर भी इतना कम स्कोर 60, कोई किसी बच्चे का 70। पता नहीं क्यों इतना आप लोग। एक बच्चा बहुत 132 अटेम्प्ट कर लिया, उसका काट छाट करा रहा है 60 के नीचे, इतना अटेम्प्ट करने की जरूरत भी क्या थी? पैटर्न अलग नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप जब भी एग्जाम दोगे ना,
जब भी एग्जाम दोगे तो हमेशा आपको लगेगा ही कि कुछ अलग है, हमेशा 70 में भी कीजिएगा तो अब आपको लगेगा कि अलग है। इसीलिए तो कहता हूं कि बेसिक पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, उसी पे तो आज बात करेंगे हम लोग। बेसिक पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, तभी होगा। शॉर्टकट का जमाना खत्म। इसलिए मेंस कर लीजिए। अब आंसर राइटिंग, कई बच्चे कहते हैं सर आंसर राइटिंग का क्या करें, मेरा पीटी नहीं। अरे भाई आंसर राइटिंग करने से तुमको पता नहीं कितना तुमको फायदा होगा। तुम 2 महीना करो तो फिर सोचोगे कि आंसर राइटिंग से चीजें दिमाग में छप जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग वर्कआउट उस पर करते नहीं हो। आप ही लोग के क्लास के बच्चे कैसे नंबर अच्छा ला रहे हैं, आप ही लोग क्लास के बताया। मैंने पूछा भी कहीं से कि कहीं और पे भी डिपेंड है, तो नहीं सर आपका क्लास मतलब अनअकैडमी का और बाकी सेल्फ स्टडी। तो वही चीज है। पॉलिटी का थोड़ा सा इशू है, मैं टीम को कल बोला भी हूँ, पॉलिटी का कुछ इशू है, मुझे पता है। आप लोग कई बच्चे मुझे मैसेज भी पर्सनल किए हैं, मैं टीम को बोला हूँ दूसरा मतलब कुछ उपाय करने के लिए। हाँ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा पुराना करंट पूछ जाए। सर आप कहीं जाइएगा नहीं सर, फिर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। भाई आप लोग सब्सक्रिप्शन के पहले मुझसे बात कर लीजिएगा, मैंने सभी को बोल दिया है। चलो सत्तर प्रिपरेशन क्या सर डरा रहे हैं? मैंने तो कुछ बोला नहीं, तुम ही लोग अपने आप ही का सब कुछ सोचते रहते हो, तो मैं क्या करूं? मैंने कुछ बोला आना है जाना है कुछ भी? खुद ही तो तुम लोग बोलते रहते हो। हाँ ज्ञान सर चले गए, हाँ ज्ञान सर शायद चले गए, ज्ञान सर चले गए हैं। हाँ हाँ, ज्ञान सर चले गए हैं। एक्चुअली देखो रूल ही ऐसा आया है ना कि बहुत लोग नहीं, वही सबसे बड़ा मुद्दा वही है। इनका जो रूल है ना, रूल रेगुलेशन वही है। वो ऐसा चीज आया ना कि अब क्या ही बोला जाए उस पर। तो इसीलिए ज्ञान सर से मेरी बात हुई थी। अब तो चूंकि ज्ञान सर, हाँ तो उसी पे बात अटक रही। सर एस के सर से कोई इकोनॉमिक्स पढ़े? अब देखो, अब एस के सर क्या पढ़े मुझे नहीं पता है भाई, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा। अभी राहुल सर पढ़ाएंगे, पढ़ लीजिएगा। दरोगा दो ना यार, फोकस करके दरोगा दो। स्टार्ट है प्रवीण। अच्छा पढ़ाने दो ना, ये दूसरे टीचर की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? आइए पहले हम लोग जिस चीज पे बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं ना, दूसरे टीचर की यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, चलो प्रणाम। सर 70 का कब तक? अभी देखो सब उसी पे ही बात कर रहे हैं, 70 पे ही बात करना है भाई। सर डॉल्फिन वाला क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है। आंसर की में इन डेंजरस में आता है। अरे वो सब डीपली क्वेश्चन है, वो सब नहीं भी हो रहा है तो डोंट वरी। लेकिन सर ये गलत है, इसी पर 10 मिनट वाला वीडियो हेल्पफुल रहा है, कंटिन्यू रखिए सर उसको। हाँ भाई वन अकेडमी पे ही कंटिन्यू रहेगा, मुंह मत लटकाने की जरूरत नहीं है। हाँ इकोनॉमिक्स के राहुल सर है, राहुल सर ही पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे। 79 स्कोर आ रहा है आपका, तो होना चाहिए स्वाति उस पे, तुम बॉर्डर पे। इसी कुछ नहीं है, इसी वो जस्ट यूं ही लिख दिया इसी। सब बता रहा हूँ भाई, सब बता रहा हूँ, हो गया चलिए। दस मिनट वाला वीडियो अनअकैडमी पे ही आएगा, रात में आएगा। चलो अब थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना, अब थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, चीजों को पहले समझते हैं। 70 आराम से थोड़ा सा फोकस रहिए, 1 घंटे 1.25 घंटे का क्लास रहेगा, आराम से फोकस्ड होकर सुनो। जो बच्चे 70 कर रहे हैं इसके आगे भी कर रहे हैं, ठीक है, 71 भी कर रहे हैं। प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो अगर मैं 70 की बात करूँ, 71 तो खैर और आगे और दूर है, उसकी तो बात ही हम लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 70 की बात करूं तो अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई डेट का आता पता नहीं कि कब होगा, ये भी हम लोग को नहीं पता है, कोई सीट का पता नहीं। लेकिन ये दो चीजें हमें पता है, एक तो प्री की तैयारी थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा, ये हमको पता है। और मेंस चूंकि लेंदी है तो मेंस का प्रिपरेशन भी अलग तरीके से करना होगा, ये हमको पता है।
लेकिन एक अनुमान लगाए कि भाई कि कब तक होने के चांसेस है, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये अप्रैल में आप लोग का एग्जाम ले लेंगे, तो आप लोग के पास ठीक ठाक समय है। अगर आप चाहे तो अक्टूबर, चूंकि आ रहा है, जो बच्चे 70 कर रहे हैं तो उनका पर्व त्योहार का भी समय आ रहा है, तो उसमें लोग 10-15 दिन तो लगा ही देंगे, भले मेंस वाले तो उसमें तो भूल कभी ना अपना समय गंवाएं पर्व त्योहार में। तो 70 वाले तो कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम है। तो आप लोग मान कर चलिए कि 1 महीना 2 महीना उधर 5-6 महीना कम से कम तो आप लोग के पास है ही, 6 मंथ है। 6 मंथ तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि अभी कोई मतलब इसके बारे में चर्चा ही नहीं है, देख ही रहे हैं कोई चर्चा नहीं है। तो आप लोग जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, जिसका एक स्कोर खराब आ रहा है, एक तो अलग कैटेगरी होता है, एक है जो पहली फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे 70, एक उनका अलग कैटेगरी है ना। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप शिथिल ना पड़कर दरोगा की तैयारी कीजिए। दरोगा आप लोग का 17 दिसंबर को है, ठीक है। आप लोग दरोगा दीजिए भाई, बहुत अच्छा पोस्ट है, अच्छा सैलरी है, पावरफुल पोस्ट है, और एक बार जब जॉब लग जाता है ना तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आ जाती है। ये बिल्कुल होकर मत चलिएगा कि मैं करूंगा तो एकदम यही करूंगा। अगर जिसको इच्छा है कि दरोगा में जाने का, होता है कि बहुत लोग पुलिस सर्विस को उतना पसंद नहीं करते, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दरोगा में तो वो जी जान से लगाइए। आपके पास मोर देन इनफ कंटेंट है फॉर दरोगा। आप लोग अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए, चाहे लड़के हो या लड़की। पीटी और मेंस का वेट मत कीजिए, इतना टाइम नहीं देता है वो। लास्ट टाइम देखे कितना जल्दी ले लिया था, 15-16 दिन में ही ले लिया था सर। और आपको वो रनिंग प्रोसेस या थोड़ा सा फिजिकल थोड़ा सा मजबूत होने में आप लोगों को समय लग जाता है 1 आध महीना। तो अभी से ही तैयारी कर दीजिए। बाकी आप लोग के पास मोर देन इनफ कंटेंट है कि आपका पीटी मेंस निकल जाएगा आराम से। तो वो बच्चे कर सकते हैं साथ साथ 70 की तैयारी। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 70 की तैयारी कर रहे हैं और जिसको एकदम से है कि भाई इसी को कर कर एकदम खत्म कर देना है। तो आप लोग जो सबसे पहले क्या कीजिए कि किसी भी चीज का, जैसे अभी हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या देखा कि एग्जाम के पैटर्न को देखा। अगर मैं हिस्ट्री की बात कर दूं, हटाओ, मान लो कि हिस्ट्री की बात हटा देते, क्योंकि हिस्ट्री बहुत आसान पूछा था। हिस्ट्री किसी के नोट से पढ़िए नहीं पढ़िए, जस्ट लूसेंट पढ़ कर जाइएगा तो हिस्ट्री आपका बन जाता है 2-3-4 क्वेश्चन छोड़कर। बट ये जरूरी नहीं है कि अगले बार भी हिस्ट्री ऐसा ही देगा, है ना। मुझे याद है कि आप लोग का कल्चर वाला पेपर था ना, बीपीएससी का ही, उसमें एकदम जबरदस्त क्वेश्चन दिया था हिस्ट्री का, स्पेशली आपको मिडेवल हिस्ट्री से। तो वही चीज कह रहा हूँ, तो आसान इसको भी लेकर ये नहीं चलिएगा कि इतिहास में आसान क्वेश्चन पूछा था तो 70 में भी आसान क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल नहीं। इस बार ज्योग्राफी का देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। अब जिसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा उसने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा होगा, लेकिन जिसने ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा फाउंडेशन बेस से, उसको 2-3 क्वेश्चन ही बने होंगे ज्योग्राफी के, और नहीं बने होंगे। इसके अलावा साइंस ने सबसे सरप्राइज किया है। अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ज्यादा सरप्राइज किसी ने किया है वो है साइंस। साइंस था ही नहीं, साइंस टेक पूछा था। और साइंस टेक जनरली लोग बच्चे पढ़ते हैं मेंस में, पीटी में पढ़ते भी नहीं है साइंस टेक, क्योंकि आता नहीं है ना। जरूरत नहीं पड़ती है तो टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं और भाई बच्चे भी नहीं पढ़ते। लेकिन इस वजह से ने क्या कर दिया, गेम खेला असली साइंस में ही। और साइंस को में 3-4-5 क्वेश्चन को हटा दो तो मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस टेक से था। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि साइंस से पूछा ही नहीं था, लेकिन मैक्सिमम इसने क्या किया, साइंस टेक से पूछ दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा साइंस था। इसके अलावा फिर करेंट की अगर मैं बात करूं, करेंट अफेयर्स, तो ये करेंट अफेयर बहुत ही ज्यादा आपको गेम खेलेगा। इस बार भी ऐसा भी नहीं कि इस बार फिर आपके क्वेश्चंस नहीं है, आपके क्वेश्चंस आए हैं आपके क्लास से। मैंने आपको यूट्यूब पे इसका प्रूफ भी दिखा दिया है। लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज ये था कि जैसे क्वेश्चन पूछने के होते हैं वैसे ना क्वेश्चन पूछकर थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, और कुछ पुराने क्वेश्चन पूछ दिए। जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड, जैसे मैं खुद भी कह रहा था कि आप लोग लास्ट का 4 महीना बहुत अच्छे से देखा जाइए, लेकिन उसने क्या किया, 2022 के क्वेश्चन ठीक ठाक दे दिए। जैसे सितंबर 2022 का क्वेश्चन आपको 2 मैंने देखा, अक्टूबर 2022 के पीडी का जो मैंने करवाया था वहां से आपको 1-2 क्वेश्चन था। तो इसने 1 साल पुराने क्वेश्चंस को दिया, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज लगा, क्योंकि टीचर का पैटर्न देखकर ही मैंने कहा था कि एकदम नया देंगे। टीचर का पैटर्न इसलिए कहा था क्योंकि टीचर में एकदम नया क्वेश्चन दिया गया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। इसके अलावा करेंट में आप लोगों को क्वेश्चन भी रिपीटेड था 68 का, है ना। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि 68 का करेंट का क्वेश्चन भी आप लोगों को रिपीट कर दिया था। तो करेंट अफेयर भी थोड़ा सा सरप्राइज था। जो बच्चे एकदम है, क्योंकि हमारे पास समय इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिहार स्पेशल ने दगा दिया। दगा के मतलब, कहने का मतलब है कि बिहार स्पेशल पे जितना आप लोगों ने मेहनत किया है, मैंने मेहनत किया, उसके अनुसार इसने क्वेश्चन दिया ही नहीं। इससे कहा जा रहा है कि दूसरे स्टेट वालों को फायदा मिल जाएगा। जाहिर सी बात है मिलेगा ही, क्यों, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, एकदम घूस से पूछा ही नहीं। कैसे यूपी वाले में दूसरे को मिल जाता है, क्योंकि यूपी में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, बहुत पूछेगा तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा। वही बिहार के साथ भी इस बार हुआ। बिहार स्पेशल क्वेश्चन तो पूछा गया लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया।
है ना, त्रिवेणी नहर हो गया, आपको बिहार केसरी हो गया, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नॉर्मल ऐसे लोग जानते हैं। तो हल्का फुल्का भी आपको बिहार स्पेशल, अब तो जो बिहार स्पेशल डीपली पढ़ कर गया, हम लोगों ने डीपली पढ़ा उतना, है ना, हम लोगों ने एक बिहार स्पेशल कोर्स भी लाया, डीपली पढ़ा, लेकिन क्या हुआ, उतना हम लोग के लिए कारगर साबित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही आसान आपको पूछ दिया था। तो जो इतिहास है, ज्योग्राफी है, साइंस टेक है, करेंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, अब तो ये हो गया पोर्शन। अब मैं कुछ पोर्शन पे आऊंगा जिसमें आपको पॉलिटी है। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस भी नॉर्मल ही थे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, एक दो क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए, बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन नॉर्मल ही थे, दो तीन क्वेश्चन ही थे तो घुमावदार थे। इको के क्वेश्चन थे भैया इकोनॉमिक्स से जो भी 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए। ये वही बना पाया होगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जिसने फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, जिसका इकोनॉमिक्स में पकड़ होगा। मतलब पढ़ा तो होगा ही फाउंडेशन अच्छे से, जिसका इकोनॉमिक्स में पकड़ होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन बनाया गया था ना जिसमें कई टीचर तक नहीं क्वेश्चन बना पाए, क्योंकि ये लेवल ही अलग पूछा कि अलग लेवल का क्वेश्चन है, ये तो देखकर भी पता चल रहा था। तो एक ओवरऑल मिसलेनियस के क्वेश्चंस कम थे, मैथ आसान था। तो जो बच्चे थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड के हैं, जो इंजीनियर हैं या थोड़ा सा मतलब साइंस से, मतलब जिसका मैथ तो ठीक है, उन्होंने फायदा उठाया। उनका 7-8 क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्द बन गया। जिस बच्चे का मैथ कमजोर है उनको थोड़ा सा वहां पर भी समस्या आई है। तो सबसे पहले मैं मैथ को ही लेकर बात कर रहा हूं। तो देखिए, जिसका भी मैथ वीक है, अगर आप दरोगा दीजिएगा, बीएसएससी दोगे, बीपीएससी दोगे, इवन आप बीपीएससी बिना मैथ के कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेंस में स्टैट 72 नंबर का होता है। कहां से पार पाओगे 72 नंबर, कहां से पार पाइएगा? तो मैथ को लेकर जो आप लोग डरते हैं वो छोड़िए। अगर आप लोग का मैथ अच्छा होता है तो समझो कि 7 क्वेश्चन आपके पॉकेट में होता है। अभी काट छाट कर आप लोग का, कई बच्चों का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी ने कहा सर मैथ में एकदम मुझे कुछ नहीं आता। मैंने क्यों मारे? नहीं मारना चाहिए था ना, -1/3 है, क्या होगा फायदा? क्या हुआ मैथ में तुम्हारे पास 2 शायद सही क्लास में हुई हो गई, तुम 2 सही, क्या फायदा हुआ? 8 गलत हो गया, 2 सही हुआ, गया माइनस में नंबर। वही चीज है, मैंने इसलिए कहा था कि -1/3 में गेम नहीं खेला जाता उतना, इतना हेवी रिस्क। अब समझिएगा कि इस पेपर को भी बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। कैसे किया, पहले इस पे बात क्यों? क्योंकि ऐसा ही सरप्राइजली हो सकता है 70-71 का भी क्वेश्चन हो सकता है आपके दरोगा में भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। और ये भी ध्यान रखिएगा, दरोगा का पेपर का लेवल पीटी का स्पेशली बहुत अच्छा होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हल्के में लेकर मत जाइएगा, इवन उसके ज्योग्राफी वोग्राफी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, वर्ल्ड से भी होता है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने बहुत ही स्मार्ट खेला, जिसके कारण से उनके 85 प्लस 90 प्लस आराम से आए, बहुत ज्यादा। मतलब उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन उसने स्मार्ट तरीका खेला। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों के साथ एक बहुत कॉमन समस्या अभी आई है 69 में, वो ये है कि वो 150 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। छोड़िए बनाना तो दूर है, पढ़ ही नहीं पाए 150 क्वेश्चन। क्यों नहीं पढ़ पाए? कहां पर फंसे? तो हर चीज आपको शिक्षक या हर चीज आपको कोई इंस्टीट्यूट या हर शिक्षक सब कुछ आपको बताया नहीं जाता है, कुछ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना होता है, कुछ दिमाग लगाना होता है वहां पर। अब कई बच्चे क्या किए, जैसे मान लो किसी का इकोनॉमिक्स कमजोर है, उसने क्या किया कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखे और लगे पढ़ने। एक तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स पहले ही माशाअल्लाह है, उसके बाद जब देख रहे हो कि एक एक पेज का क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ना वहां जरूरी क्यों था? आप उसको स्किप कर देते 8-10 क्वेश्चन जो भी था, कि इसको बाद में देखेंगे, वैसे भी मुझे पता है कि मेरा इकोनॉमिक्स क्या। क्योंकि अपना वीकनेस सबसे अच्छा किसी को पता है तो स्वयं उसी को ही पता होता है कि मेरा वीकनेस क्या है। तो मुझे पता है कि भाई मैं इकोनॉमिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन भी हिलाने में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो ये तो इतना है। और ये समस्या बहुतों के साथ आई है, आप लोग में से कई बच्चे भी बोले भी होंगे। अरे यार रुको एक सेकंड। ठीक है, किसी को एंट्री करने में समस्या आई है क्या? किसी को एंट्री करने में समस्या आई है? नहीं ना, कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा। चलिए,
देखो हम लोग क्या करते हैं, हाँ अब कई बच्चे क्या किए, लगे पढ़ने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। आपको ही पता है कि 10 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन देखकर तो इतना तो कॉमन सेंस हो ही जाता है कि भाई क्वेश्चन टफ है, स्किप कर देना था ना। अगर आप ये स्किप कर दे तो आगे 15-20 मिनट तो बच जाते हैं आराम से। अब उस 15-20 मिनट में आप कम से कम 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपने स्किप कर दिया, मतलब देखा तक नहीं। हो सकता है उस 15 में से आप 7-8 क्वेश्चन आराम से बनाते। कई बच्चों के साथ हुआ, आप लोगों को पता है, हुआ है ना, चाहे कितना भी बोलिए। कुछ बच्चों ने तो भाई ईमानदारी से मुझे बता दिया कि उनके साथ हुआ है, कई बच्चे ईमानदारी से नहीं बताए, लेकिन हुआ तो है ना। तो आप लोग को यहाँ पर क्या देखना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन छूने ही नहीं चाहिए थे जब आपके वीक इकोनॉमिक्स है। तो साइंस के क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन को बाद में छेड़ो, जब उसको छेड़ो जिसको लगे कि हाँ ये तो आसान है। आप लोग को स्मार्ट तरीके से खेलना क्या चाहिए था कि वन लाइनर, जैसे जनरली लोग करते हैं, जैसे यूपीएससी का भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो हम लोग यही स्ट्रेटेजी करते थे, या कोई भी करता है। जो वन लाइनर है, छोटे क्वेश्चन है, पहले उसको पकड़ लो, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन देख लो। 150 क्वेश्चन में अगर वैसा क्वेश्चन अगर आपको 40-45 है तो कम से कम वो छूटेगा नहीं ना, और ज्यादा चांस रहता है कि वैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। मैं ये इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि 70 में भी हो सकता है ऐसा सरप्राइज आप लोग को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को किसी भी एग्जाम में, चाहे आप दरोगा ही क्यों ना भी दो, चाहे आप बीएसएससी क्यों ना दो, आपका टारगेट यह होना चाहिए कि आप पहले एक लाइन वन लाइनर को पकड़िए। पूरे आप पेपर को वन लाइनर को देखिए और उसको जो कंफर्म है उसको टिक कीजिए और टिक करके रंग लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग वैसा टॉपिक या वैसा सब्जेक्ट जो कि मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट, जैसे हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, तो चलो उसमें से कोशिश करते हैं, उसमें से बनाते हैं, क्योंकि वो सब चांसेस होते हैं बनते हैं वो सब क्वेश्चंस, क्योंकि वो उस पर आपकी पकड़ है। थोड़ा सा लेंदी भी है तो आपको वो पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन बनाने के तरीके को भी पकड़िए, केवल पढ़ने से नहीं होता है। मैंने कहा ना कि एक बहुत अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं है कि अच्छा कोच बने। एक बहुत पढ़ने वाला बच्चा कोई जरूरी नहीं कोई एग्जाम क्रैक कर रहे, हो सकता है उसको बहुत नॉलेज, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंप्लीमेंट चीजों को कर ही नहीं पा रहा है। नॉलेज तो बहुत पढ़ लिया है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो वही चीज कह रहा हूं कि आप एक तरीका कम से कम अपनाइए, और ये तरीका हर एग्जाम में फॉलो होता है। ये सब चीजें बताने वाली चीजें थोड़ी है। तो आप लोग को अंडरस्टूड है, तो कई बच्चे किए हैं तो उनको कम से कम है कि इकोनॉमिक्स नहीं भी है 95, क्योंकि पेपर देखकर पता चल जाता है कि पेपर कैसे, जैसे हमारे हाथ में पेपर आया तो हम लोग तो एक नजर में देखे तो लग गया कि पेपर थोड़ा अच्छा है। अच्छा कहने का मतलब कि मॉडरेट लेवल का है। तो आप लोग को, जब हम लोग फर्स्ट में आए थे रिएक्शन में, तो उसमें हम लोग बताया भी थे, लेकिन जब पेपर को देखने लगे अच्छे से, जब 150 क्वेश्चन, तो लगा कि नहीं यार पेपर तो वाकई में अच्छे लेवल का पूछ दिया है। तो वो आपको एग्जाम में भी पता चल जाता है कि बहुत अच्छे नंबर का पूछा है और -1/3 है, तो कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। तो मैं अगर 100 के आसपास भी अगर मैं बना लूं, अगर ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ, हो जाएगा। एक बच्ची 103 बनाई है, काट छाट उसका 86 है, ठीक है एक्यूरेसी, हो जाएगा उसका पीटी। उसने अटेम्प्ट ही नहीं लिया, 103 बने, 86 है, हो जाएगा उसका। अभी तो मैसेज की थी, 103 ही बनाई है ना, क्या नाम है यार, अभी तो मैसेज की थी। हाँ ये रहा, ठीक, 103 है, 86। तो ऐसे चीजों को खेला जाता है, क्यों? क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि पेपर, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग प्रिपरेशन करके गए, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाता है। तो सबसे पहले 70 का एग्जाम हो या 71 का, तो आपके दिमाग में ये फ्रेम होना चाहिए कि बहुत लेंदी, स्पेशली अब मान लो कि इतिहास का क्वेश्चन, मान लो कि ये तो चलो कि आपका ऑफ द टॉपिक, ऐसे भी आपको इकोनॉमिक्स है, मान लो इतिहास का क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा आ गया, तो सर क्या पहले इतिहास के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें लंबा लंबा? नहीं, फिर भी आप वन लाइनर के क्वेश्चंस को खत्म कर दीजिए पहले।
वन लाइनर के क्वेश्चन खत्म कर जाओ। अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, बहुत सुपर तो नहीं, लेकिन जैसे मेरा मैथ ठीक ठाक है, बहुत सुपर तो नहीं है, लेकिन मैथ मेरा ठीक ठाक है, तो मैं पहले को एक नजर भी देखता हूँ कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर फंसता है तो आगे बढ़ जा। टाइम नहीं होता है ना, क्योंकि इस बार का पेपर लेंदी था। अगर कोई इस बार का पेपर अच्छे से देखा होगा, चाहे वो टीचर हो स्टूडेंट हो, उनको पता है कि इस बार पेपर लेंदी था। हो सकता है कि अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करें तो 150 क्वेश्चन मैं भी टच ना कर पाऊं, लेकिन मैं वैसे करूंगा ही नहीं, मैं वैसे चलूंगा ही नहीं, मैं चलूंगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हमारा क्या था, इसलिए हमारा स्पीड भी रहता है। पेपर देने मैंने बताया था ना कि मेरा ठीक ठाक स्पीड था 150, उस समय तो खैर वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन, लेकिन स्पीड ऐसे ही बढ़ता है। पहले वन लाइनर को पढ़ लीजिए, खत्म कर लीजिए खेल, उसके बाद अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पकड़िए, तो एकदम लेंदी उंदी है, तो आपके पास समय बच जाएगा। अगर इस तरीके से चलेगा ना तो समय बच जाता है। उसको देखिए, बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। और अब तो -1/3 है, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा भाई। पहले तो चलो सबको रंगना होता था कि चलो एक आध क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाए, लेकिन अब तो आपके पास -1/3 है, तो क्यों आप कर लीजिएगा, क्यों रिस्क लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। इसीलिए तो कट ऑफ चांसेस कम है कि आप लोग को 80 आ जाए, या हो सकता है 80 से भी नीचे जाए जनरल का। इसलिए मैंने कहा कि जो बच्चे 85 प्लस है वो तो सेफ है, वो तो आंख बंद करके मेंस तैयार कीजिए, अगर कुछ अनहोनी नहीं होता है तो, क्योंकि सीट भी ठीक ठाक आप लोग का है ना। तो आप लोग जो 85 है वो तो 100% आप लोग कीजिए, बाकी तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो अलग चीज है। अब आते हैं हम लोग, तो इस फ्रेम को सबसे पहले दिमाग में बसाइएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब चूंकि 70 आप लोग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें और होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट केवल प्री नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा एस से। ये बहुत बड़ा नोट निभाएगा, ऑप्शनल रोल नहीं निभा रहा है। आपके पास ऑप्शनल की उतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप पास कर जाओ, 35-40 नंबर लाओ, 100 में हो जाएगा। और नॉर्मल यदि आप फाउंडेशन पढ़िएगा तो आपके हो जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, दोनों मेरे फाउंडेशन कोर्स से इतना था क्वेश्चन कि आप आराम से पास हो जाए। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि 100 में 80 बना, नहीं, इतना था कि 50-55 बना लोगे, पास हो जाओगे। तो इसको हल्के में नहीं लेना है ऑप्शनल को, लेकिन इसमें ऑप्शनल में बहुत डीप टाइम नहीं भी देना है। टाइम अब कहां पर आपको देना है, क्योंकि इस बार का अगर मैं मेंस के भी पेपर की बात करूं, मैं मेंस के लेकर अलग से कल बात करूंगा। कल सुबह 10 बजे हमारा मेंस होगा, फिर हम लोग अपना जनरल जैसे करते थे सुबह 10 बजे वो होगा। स्पेशल कल 10 बजे आप लोग का मेंस होगा, तो 71 वाले भी आइएगा, 70 वाले भी आइएगा, और 69 वालों के लिए तो है ही वो। तो ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल में बहुत ज्यादा फोकस ना कर अब निबंध का प्रैक्टिस कीजिए। निबंध आप लोग को राहुल सर कराएंगे प्रैक्टिस, और लेकिन निबंध आपका चीज होता है। निबंध का एक कंसेप्ट जो होता है, जो सभी को पता होना चाहिए, वो यह है कि आपको किसी भी टॉपिक का मैक्सिमम डायमेंशन आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि आप एक टॉपिक पे कितना लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक दे दिया, कोई भी, मान लो कि आलसी ग्रुप ही लिख दिया भाई, है ना, तो उस पर कितना डायमेंशन हो सकता है उसको मैं करूंगा। देखिए भाई एक्टिव हो गए, हाँ। देखिए एक डायमेंशन यही है कि आलसी ग्रुप बोलने के बाद तुरंत एक्टिव और हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज है कि आलसी एक्टिव हो गए। तो कहने का मतलब है कि एक चीज जैसे शून्य है, शून्य पर क्या कितना आप डायमेंशन तैयार कर सकते हैं, उतना को पकड़िए। महिला सशक्तिकरण का कितना डायमेंशन पकड़ सकते हैं उसको कीजिए। इसीलिए एसए का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आपके कितने डायमेंशंस आपको उस रिलेटेड टॉपिक के पता है, और करेंट अफेयर आपका कितना है। इसलिए मैं कहता हूं कि करेंट अफेयर हमेशा एक मैगजीन को मतलब थ्रू आउट, जैसे ये मान लो अक्टूबर का ये मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, है ना, तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि मैं पूरे मंथ में, अगर मान लो कि ये 15 तारीख को लगभग आता है ना, हर मंथ 15 तारीख को आता है, लगभग 14-15 को आता है, जैसा भी आएगा 14-15 को आएगा आप लोग का इस मंथ का। तो मुझे टारगेट यह होना चाहिए कि भाई 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक मैं इस पूरे प्रतियोगिता दर्पण को खत्म कर दूं। कोई भी ले लो आप, बहुत सारे मैगजीन है, क्रॉनिकल वगैरह बहुत है। क्या खत्म कर दो, तो इसका सब खत्म कर दो। तो क्या सर आप स्टार्टिंग का जो बताए थे वो तो पीटी के लिए बताया था, लेकिन आपको इसका सब खत्म करना होगा। अब ये सब जरूरी नहीं कि आप पढ़िए इंटरव्यू वगैरह कि मेरी सफलता का उद्देश्य ये है, मेरी सफलता का उद्देश्य वो है, आप ये सब मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसए का पैटर्न इसमें आता हमेशा। अब जैसे विश्व परिदृश्य है, मोदी की अमेरिकी यात्रा, भारत की सामरिक स्वायत्तता की नीति क्या थी। लास्ट टाइम आपको एक भी क्वेश्चन नहीं था जो प्रतियोगिता दर्पण या किसी मैगजीन से बाहर था, नहीं होता है, लेकिन आपको पकड़, जैसे महिला आयोग की कार्य प्रणाली, उसका प्रभाव, तो ये सब चीजें बहुत है। तो एक महीना का तो आपके पास समय है, और उसमें भी बहुत सारी चीज आपको नहीं करना। जैसे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए, जैसे बैंक का क्वेश्चन दिए हुए रहता है,
एसएससी का देखो, यूपी पीसीएस का, यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन दिए हुए, इसे को मत सॉल्व कीजिए, ओवरऑल अपना सॉल्व कर लीजिए, कोई मन नहीं लग रहा है तो। आपको यहाँ पर टारगेट क्या करते हो, या मेंस पैटर्न को भी लेकर है, तो सब में होता है, मतलब जितने मैं ये मतलब ये नहीं करूँ कि प्रतियोगिता दर्पण में ऐसा है, सब में लगभग यही कंटेंट होते हैं, किसी में अच्छे होते हैं, किसी में कुछ डाउन होते हैं, लेकिन लगभग सब आपको इतना रहता है कि आप एग्जाम आराम से निकाल लोगे। तो जो बच्चे 70 की तैयारी कर रहे हैं, 71 की तैयारी कर रहे हैं, एक कोई भी मैगजीन उठाइए और 1 महीने का टारगेट लेकर अपना कंप्लीट कीजिए। 1 महीना मिलता है भाई, 1 महीना में अगर आप एक बुक नहीं खत्म कर रहे हैं तो फिर कोई उसका है ही नहीं, फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं। 1 महीना एक बुक को लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। जैसे अमेरिका में मोदी गए, क्या क्या वहां पर चीजें हुई उसको आप कर लो। अब जैसा इजराइल का युद्ध चल रहा, अटैक हुआ ना, तो इंटरव्यू वाला के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इजराइल, तो उसका बैकग्राउंड आप लोग को पता होना चाहिए। तो वो सब करोगे ना, मैगजीन लोगे ना, तो सब दिया रहेगा, करेंट इश्यू क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, हमेशा क्यों लड़ाई होता है, सिक्किम में झील अभी वहां टूटा, विस्फोट जो हुआ वहां से कितना आपको बर्बाद हो गया, वहां पर जाओ। तो ये सब करेंट मुद्दा आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसमें डाल सकते हैं, तभी आप उस इनपुट को इसमें डाल पाइएगा, उस इनपुट को इसमें डाल पाइएगा, नहीं तो नहीं डाल पाइएगा। अगर आपके पास वो क्या है, एक दिन का चीज नहीं होता है, वो करेंट अफेयर एक दिन का चीज नहीं होता है कि आप 1 महीना पढ़िए करेंट अफेयर, ऐसा नहीं होता। करेंट अफेयर एक ग्रेजुअली आपको बढ़ता है और आपके दिमाग में बैठता है और आपको इंटरेस्ट फिर आने लगता है। आप लोग को इंटरेस्ट बहुत नहीं आने का कारण यह भी है कि आप लोग चीजों को उस तरीके से पढ़ते ही नहीं, है ना। तो करेंट अफेयर पढ़ने की आदत डालिए, आपको लगेगा आपको 10 दिन बोरिंग लगेगा, 20 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपके रूटीन में आ जाएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। आपको फिर मिस कीजिएगा कि अरे यार अब आज क्या अब घटना घट रही। मुझे पता है कि आप लोगों में से इजराइल युद्ध चल रहा है, बहुत लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लिखित मैं लिख कर देता हूँ, नहीं दिया होगा ध्यान, चल रहा है चल रहा है, अपना वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप देखेंगे कि इजराइल, लेकिन आपका जो काम आएगा वो इजराइल काम आना है। भारत का क्या संबंध है, भारत ने स्टैंड लिया इजराइल के लिए कि वी आर विथ यू, है ना, इजराइल ने ट्वीट किया उसको। तो ये सब जब चीजें देखिए, क्या सामरिक महत्व है, भारत ने क्यों सपोर्ट किया, क्यों फिलिस्तीन को नहीं कर यहाँ पर आपको जो हमास ने अटैक किया वहां पर नहीं कर इजराइल को ही क्यों कर रहा है। और यही नहीं, कई सारे देश इजराइल को सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है कि इजराइल पावर है ना। क्या संबंध है भारत के साथ, भारत के साथ इजराइल का अच्छा संबंध रहा है। तो मैं एक आइडिया बता रहा हूं, तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, इन सब चीजों की आदत आपको डालनी पड़ेगी, और ये सब चीजें एक दिन में नहीं आती। आप अपना एक शुरू कर दो, मैं तो यही कहूंगा कि शुरू कर दीजिए। आप कहीं भी पढ़िए, आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन ये सब चीज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे कई लोग आप बच्चों को सुनते होंगे कि उनसे सेल्फ स्टडी कर सेल्फ स्टडी, ठीक है, क्योंकि 100 में से मैंने बताया कि 2-4 ऐसे होते ही हैं। तो वो क्या करता है कि उसकी पकड़ है, इस पे उसका बेस मजबूत है, उसकी पकड़ है, वो कर रहा है। तो निबंध के लिए आपको इस लास्ट टाइम देखे थे कि जीएस पेपर 1 के साथ साथ 2 में भी करंट के क्वेश्चन डाल दिए थे, देखे थे मेंस में, देखे होंगे शायद, नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे मैंने आपको वो वीडियो किया था ऑन अकेडमी वाले चैनल पे, देखिएगा। पॉलिटी के क्वेश्चन को उसने क्या किया, करंट से जोड़कर डाल दिया, क्योंकि अब बीपीएससी का जो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे काफी बहुत स्टैंडर्ड हो जा रहा है। इस बार का जिसने यूपी, जैसे हम लोग कहते हैं अभी भी, जैसे हम लोग बात भी करते हैं, या फिर अब तो इस बार के तो नहीं कि यूपीएससी का छोटा भाई भाई या फिर उसका पुत्र है यूपीपीसीएस, क्यों, क्योंकि वो यूपीएससी पैटर्न पे चलता है, और यूपीएससी के बाद किसी का स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन, तो वो है यूपीपीसीएस स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस बार बीपीएससी ने मात दे दिया, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन उसके आगे वो हो गए कि लो स्टैंडर्ड देखने, क्यों, क्योंकि सब बीपीएससी क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड के थे। अगर आप हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चंस हटा दो तो, चाहे ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, पॉलिटी का था, इकोनॉमिक्स का था, आपको साइंस टेक का था, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। तो हो सकता है कि आपके मेंस में भी ये सब चीजें अब टच करें, क्योंकि लास्ट के 68 में इसने दिखा दिया था कि भाई मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं। अब आपको कुछ चीज पता है कि कहां से चीजें आ सकती हैं, जहां पर मैं 100% करूंगा, क्योंकि मेंस पढ़िए। मैं क्यों कहा कि मेंस को, क्यों, क्योंकि आपको स्टैट आपको पता है कि वहां से क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, और वहां पर बहुत टफ करता भी नहीं है, नॉर्मल तक ले जाता है।
यहां से 72 नंबर उठाने के एकदम भरकस प्रयास करो। इतिहास में स्टार्ट करो। देखो इतिहास का आपको एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता है क्लास के नोट से, और इसमें कर भी नहीं सकता। क्या करेगा? आपको एक पर्सनालिटी पूछेगा ही, एक कला आपको पूछेगा ही, एक आपको जनजातीय आंदोलन पूछेगा ही। इस पे पकड़ बनाओ, लिखो, लिखने का प्रैक्टिस करो। तो आपके पास दो ऐसा चीज है कि आपको ही पता है कि इसमें ऐसा ही आएगा ही क्वेश्चन। तो इस दो पोर्शन से तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप फंसते कहाँ या फंस सकते हैं कहाँ? ज्योग्राफी में फंस सकते हैं क्योंकि इसका करेंट से जोड़ देगा, इसका इकोनॉमिक्स से जोड़ देगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, इको ज्योग्राफी कहते हैं। देखिए एकदम कंप्लीट ज्योग्राफी भी नहीं होता है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स भी नहीं होता, मिक्सअप टाइप का होता है, जो कि 12th के एनसीईआरटी में आपको हेल्प करेगा पढ़िएगा। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन फंसा सकता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन फंसाता है, पॉलिटी के क्वेश्चंस को फंसा रहा है, पिछले बार से फंसा रहा है, और साइंस के क्वेश्चन को। लेकिन हमें पता है कि यहां पर हम नहीं फंसेंगे। तो इस दो पोर्शन को 79 वाले मजबूत कर रखिएगा। अब इस पोर्शन को मजबूत और इस पोर्शन को मजबूत करने के लिए क्या करें सर 70 वाले बच्चे? तो 70 या 70 वाले बच्चे क्या करें? सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अब मुख्य परीक्षा को भी लेकर साथ साथ चलिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप जो है अब बेस मजबूत कीजिए, अपना बेस मजबूत कीजिए। जैसे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, आप लोग को सिलेबस पता है ना, 150 क्वेश्चन, -1/3 निगेटिव। मेंस का क्वेश्चन क्या होता है? तो मेंस एक सामान्य हिंदी होता है, क्लियर। एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। इसके अलावा एक हिंदी में ये पार करना होता है, और एक आपको ऑप्शनल लेना होता है। लेकिन ऑप्शनल में क्या है कि यह पास हो गया, ऑप्शनल क्या है? पासिंग। और इसके साथ साथ अब एक ऐड हो गया एस से। तो खेल कौन खेलेगा? एस से खेलेगा, जीएस पेपर 1 खेलेगा, जीएस पेपर 2 खेलेगा। सामान्य हिंदी ऐसे भी लोग पास कर जाते हैं, और ऑप्शनल पे आपकी थोड़ी भी पकड़ है तो आप ऑप्शनल पे कर जाइएगा। अब आते हैं कि कैसे इसको हम लोग को करना है। इतने सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आपको फोकस करना होता है, और मैंने साइंस टेक भी यहां पर लिख दिया है, ठीक है? साइंस टेक भी लिख दिया है। क्यों? क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो साइंस टेक की आपको पकड़ कब हो पाएगी? कि जब आप मेंस वाला, जैसे मान लो कि अभी अजय सर या करते हैं, दोनों में से कोई साइंस पढ़ाएंगे मेंस को लेकर, तो उनका साइंस पढ़िए अच्छा से, वहां पर आपको साइंस टेक के बारे में बताएंगे डिटेल से। या हो सकता है कि सर या मैम साइंस टेक को लेकर एक कोर्स भी आपको डाले, ये तो मुझे तो नहीं पता है क्योंकि साइंस तो मेरा है नहीं। हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल जो बिहार करेंट है, साइंस टेक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस है। अगर मैं सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूं कि हिस्ट्री को कैसे कवर करें, हिस्ट्री कहां से आप पकड़ सकते हैं, तो हिस्ट्री को पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले जो कमांड करना होगा वो है आधुनिक भारत में। आप कहेंगे सीधा सर आप आधुनिक भारत ही क्यों कहें? तो आधुनिक भारत के इतिहास में सब कुछ। क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास आपको मेंस में भी काम आएगा, आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल मेंस में काम नहीं आता है। ये पूरा मेंस का पकड़ आपको है, ये पूरा प्री का पकड़ करेगा। तो इसकी तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले इसकी तैयारी आप कर सकते हैं आपने हिस्ट्री के किसी भी फ्री क्लास है, तो आपके कई सारे सोर्सेस होंगे। हो सकता है कि आप कई बच्चे अनअकैडमी पढ़ते हो, कई बच्चे दूसरे जगह पढ़ते हो, कोई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हो। तो आप लोग को हिस्ट्री के ऊपर पकड़ बनानी है। हिस्ट्री पकड़ कैसे बना सकते हैं? तो फाउंडेशन कोर्स पढ़िए। अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं, कि नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं, मुझे सेल्फ करना है, तो आप बुक को पढ़िए, बुक को कमांड कीजिए। बुक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फाउंडेशन कोर्स जो क्या है, उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अब मेरा अभी फिलहाल नहीं आने वाला फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि अभी मेरा मेंस आएगा, एनसीईआरटी है, तो आप लोग मेरा रिकॉर्डेड कर लो, क्योंकि 82 लेसन का है भाई, 82 लेसन का है, और 1.5 घंटा एक कोर्स का है। तो मोर देन इनफ है आप लोग के लिए। अभी मेंस वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन को पढ़ लीजिएगा, कि लास्ट टाइम थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन पूछ दिया था जो अनएक्सपेक्टेड था, हो सकता है फिर पूछ दे। तो फाउंडेशन पढ़िए। अगर आपको बुक पढ़ना है इसके लिए, तो आप हिंदी मीडियम के लिए आप लोग चाहें तो एसके पांडे को पढ़ लीजिए शुरुआत में, क्योंकि एसके पांडे बहुत बेस और सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ है। और या स्पेक्ट्रम पढ़ लो, तो स्पेक्ट्रम में दोनों काम चल जाता है। लेकिन स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा ध्यान देकर ये पढ़िएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले तो स्पेक्ट्रम बेस्ट है। इंग्लिश हिंदी मीडियम में इसके कई सारे तथ्य गलत दिए हुए, फैक्ट्स, बट बाकी कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया है। तो आप लोग स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एसके पांडे को करिएगा तो एसके पांडे एक सिस्टमैटिक वे में आपको रहता है। इसमें फैक्ट गलत है, ऐसा नहीं कि इसमें फैक्ट नहीं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों ज्यादा दिया हुआ है। तो दोनों को एक पकड़िए अच्छे से। इसके बाद आप जो बुक पढ़ने का करिएगा वो है 12th क्लास का, आप बिपिन चंद्रा, 12th क्लास का एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
ये हिंदी इंग्लिश वाले दोनों कीजिएगा। ये पूरा आपको एक बेस तैयार करेगा। और इसी के साथ साथ एक आपको और बुक पढ़ना होगा फॉर आपको फाउंडेशन, फॉर आपको इतिहास को इंटरेस्ट बनाने के लिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। वो भी बिपिन चंद्रा का है, +5 राइटर्स, +5 राइटर। तो ये आप कर सकते हैं फॉर फाउंडेशन, मजबूत करने के लिए। तो क्या सर प्राचीन भारत और मिडाइवल भारत पर ध्यान नहीं दे, ध्यान दीजिए वहां पर ध्यान दीजिए। कोई अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो ठीक है, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो क्लासेस कर रहे हैं, तो क्लास में हम लोग जितना पढ़ाए मोर देन, अभी भी देखिएगा एंशिएंट से आपको क्वेश्चन नहीं छूटे होंगे, आगे मिडाइवल से क्वेश्चन नहीं छूटे होंगे, सब है। तो मोर देन इनफ, अगर छूटेगा भी क्वेश्चन तो समझिएगा कि उतना, अब एक आध क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करने की जरूरत है, तो उसको नॉर्मल कर लीजिएगा। एस के पांडे की बुक भी आती है आपको, प्राचीन भारत की भी आती है और मध्यकालीन भारत की भी आती है। आप चाहे तो एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैं उनके लिए बता दिया जो कि पैसे नहीं दे सकते हैं या फिर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, कई सारे कारण होते हैं, फाइनेंशियली कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, और वो उनके लिए बता दिया जो कि आपको क्लासेस कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, जैसे ये है आपको स्पेक्ट्रम, इसका हिंदी भी आता है, एस के पांडे। करेंट अफेयर को भाई कहां से कहां तक वाला तो अभी कंसेप्ट ही गलत हो गया था 69 में, तो इसको रेगुलर पढ़िए, एक मैगजीन को फॉलो कीजिए, ये उसके अलावा कोई नहीं, कोई भी एक मैगजीन को फॉलो करो। ये तो लास्ट टाइम, ये पीटी के लिए है लास्ट टाइम, ये आपको आते रहता है बीच बीच, जैसे यूपी का एग्जाम होता है ना, तो ये बहुत अच्छा मैगजीन है घटना चक्र, ठीक है। तो ये आएगा तो ले लीजिएगा। ये स्पीडी हम लोग करेंगे लास्ट टाइम जैसे हमेशा करते हैं। एक प्रतियोगिता दर्पण आप उठा कर लीजिए या क्रॉनिकल वगैरह जो भी है, एक उठा कर लीजिए मंथली मैगजीन, और इसको अपना नोट्स बनाइए, इसके सभी चीजों को देखिए। एक महीना में टारगेट होना चाहिए कि आपका खत्म हो जाए। इसके अलावा बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद बहुत है, या फिर मेरा कोर्स देख लीजिएगा, मोर देन इनफ पढ़ा रखा है बिहार स्पेशल, कुछ ज्यादा ही डीपली पढ़ा रखा है। नहीं आया तो मैं क्या करूं, लेकिन आप लोग को बहुत इनफ पढ़ा रखा है। अगर आप लोग क्लासेस कर रहे हैं तो आप लोग के पास बिहार स्पेशल के कंटेंट है, नहीं है तो इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव जरूर ले लीजिएगा। जैसे ये आता है इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव, अब तो थोड़ा सा बड़ा में आता है, ऐसे कर आता है, ठीक है, ये ले लीजिएगा। सब्जेक्टिव में बहुत है नहीं, पर चाहो तो सब्जेक्टिव ले सकते हो, डाटा बहुत पुराना पुराना है, तो चाहे आप ये ले सकते हैं, चाहे क्रॉन भी ले सकते हैं, लेकिन क्रॉन को ध्यान से रख पड़िएगा क्योंकि क्रॉन में गलतियां हैं ठीक ठाक। ये आपके लिए नेसेसरी है कि यहां से चीजों को करिए। साइंस तो भाई एनसीईआरटी बेस जो आपको मैम पढ़ाई है उसको पढ़ लीजिएगा, या फिर अजय सर आपको पढ़ा है, ये बेस एकदम होना चाहिए भाई। अब साइंस से भाग नहीं सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट से भागिए मत, क्योंकि मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिसका 67 में भी वो पोर्शन वीक था, 68 में भी वो पोर्शन वीक था, 69 में भी वीक है। क्यों वीक है यार? तुम्हारे पास 2 साल थे, क्या किया तुमने यार? एक एटीट्यूड ऐसा रखो ना कि यार एक सब्जेक्ट ही तो है, कैसे खत्म नहीं होगा? मैं 1 घंटा लगा रही हूं, मैं इस पर 2 घंटा लगाऊंगा, डबल मेहनत करूंगा या करूंगी। अब चूंकि ऐसा देखो, अगर इकोनॉमिक्स रहता या कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहता तो मैं कहता कि चलो भाई थोड़ा सा कम, और यार आपको पता है कि आप साइंस के बगैर नहीं हिल सकते हैं। देखिए इस बार साइंस ने जलवा दिखाया अपना, तो कट ऑफ कितना डाउन का एक्सपेक्टेशन करने लगा लोग, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है, और ना ही सिर्फ पीटी में खेलता है बल्कि मेंस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी नहीं है, आपके दरोगा भी इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी दोगे वहां इंपॉर्टेंट है। जो काम इतिहास करेंट का रहता है वो काम आपको साइंस का भी होता है। तो साइंस अगर देखो जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनका साइंस थोड़ा सा वीक होता है, जिसका नहीं है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिसका होता है। तो आप लोग वर्कआउट करो ना, एनसीईआरटी पढ़ो। नहीं पढ़ रहा तो शायद मुझे लगता है एनसीईआरटी आकृति में पढ़ाई है पूरा, आप उनको पढ़ लीजिए, या जैसे सर कुछ फाउंडेशन कोर्स पढ़ाए होंगे उनको पढ़ लीजिए, क्लासेस कर लो, नहीं हो रहा है तो यूट्यूब से हेल्प ले लो, लेकिन स्किप नहीं, स्किप नहीं करना है। क्लियर? तो जब स्किप नहीं करना है तो आप लोग को एक ठानिए कि मुझे ये करना है। मैं भी सब बताऊंगा कि कितना सब कोर्सेज लेकर चले। तो साइंस टेक के लिए देखो यही सब है, और ये आपको कौन सा है, तो ये है आपको भारती भवन का। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, भारती भवन पढ़ लो या आप पढ़ लो एनसीईआरटी, एक ही चीज है, या हाई स्कूल का देखो। लास्ट में रिवीजन के लिए ये सब बुक्स होते हैं, हालांकि ये भी मोर देन इनफ है, बहुत है इसमें कंटेंट, लेकिन इसमें सिस्टमैटिक काफी अच्छे से है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, बेस है। तो अभी हमारे पास समय है 6-7 महीना 8 महीना, तो क्यों ना हम बेस तैयार कर चले।
देखिए मेहनत आप भी उतना ही करते हैं, दूसरे बच्चे भी उतना ही करते हैं, लेकिन वो बच्चे थोड़ा सा सिस्टम से करते हैं, यार आप लोग थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। सिस्टमेटिक रहो ना, जब आपका काम है कि आपको पढ़ना ही है तो आप शिथिल, हाँ चलो ठीक है एग्जाम था 30 तारीख को, हो गया 10 तारीख खत्म, शिथिलता हटाइए अपने शरीर से। जैसे अभी भी बच्चे हैं शिथिल, जो बच्चे 300 350 लाइव रहते हैं 200 है, अभी भी इंजॉय कर रहे होंगे। उनको एग्जाम मैं बताता होता कि एग्जाम दिए, खराब गया, तकलीफ होता है, उस दिन तो प्रण लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, 2 4 5 दिन बीता, एक आध मैच देख लिए या खेल लिए, कुछ इंजॉयमेंट वाला चीज हो गया घर में, कुछ फंक्शन हो गया, सब भूल जाते हैं बैकग्राउंड। फिर कब आएंगे टेंशन में? जब आपका एग्जाम होगा मई में और आप मार्च में आपकी आंखें खुलेगी होली के बाद, फिर वही कंडीशन आ जाता है। और आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग में से ही कई बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं या सिलेक्शन लेते रहे हैं, या फिर आप दिल्ली चल जाओ, पटना चल जाओ, इलाहाबाद चल जाओ, कहीं भी प्रयागराज, बच्चे वो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर। और ये एक ऐसा चीज है, मैं बता रहा हूं, सिविल सर्विसेज एक ऐसा चीज है जिसको गांठ बांध कर लो। अपने अंदर सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत आने दीजिए कि मुझे ये चीज आता है तो मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। कभी ओवर कॉन्फिडेंट अगर हैं अपने ग्रुप में, तो कभी दूसरे ग्रुप में घुस जाकर जाकर देख लीजिए, हवा निकल जाएगी। क्योंकि मैं पटना जब रहता था, तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि एक हमारे मित्र थे, उनका इतिहास बहुत अच्छा, उनका बहुत कॉन्फिडेंट, तो वो दिल्ली आए, मतलब मेरे आने के बाद आए, और जब दिल्ली आए ना तब यहाँ के जब बच्चों से मिले या फिर जब बच्चों के यहाँ पर, तो उनकी हवा उड़ गई, उनको लगता था कि उनको बहुत आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टा मार रखा था कुछ कुछ बुक को, जब कंसेप्ट यहाँ पर जब पढ़ते हैं ना बच्चे, क्योंकि इतिहास भी कंसेप्ट, हवा निकल गई। उन्होंने मुझसे कहा भाई कि यार हमें मतलब पटना में तो, मतलब वो अपने बारे में बता रहे थे, पटना में तो हमको लगता था कि हमको ही सब कुछ आता है। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत हुई। हालांकि सिलेक्शन उनका हो गया है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है, ना कि आपको पीसीएस वगैरह में, लेकिन हो गया, अच्छे स्टूडेंट थे। लेकिन उनको रियलाइज हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंट, उन्होंने इस चीज को दिया पढ़ाई। तो इसलिए एक तो ये चीज अपने अंदर मत आने दीजिए। दूसरा, निरंतरता। जब तक से आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी आपके अंदर, ये पढ़ रहे हैं 10 दिन 15 दिन का गैप नहीं हो पाएगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई कोई आपको स्विच नहीं है, फैन नहीं है कि ऑफ कर दिए पंखा बंद, ऑन कर दिए तो पंखा चालू, ऐसा मूड नहीं होता है। जब आप पढ़ाई में, आप कभी इस चीज को आप लोग फील भी किए होंगे कि जब पढ़ाई आप कीजिएगा ना, मान लो कि आप बाहर रह रहे हैं और पढ़ाई में आपका एक रिदम बन गया है, और रिदम बन गया, मान लो कि आप 1 1.5 महीने से बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, 7 घंटा 8 घंटा पूरा पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, 5 ही घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, और आपको फायदा भी दिख रहा है। किसी कारण से आपको घर जाना पड़े या किसी फंक्शन अटेंड करना पड़े या कुछ भी, वो 5 दिन का गैप जो होता है ना, वो 5 दिन का गैप नहीं होता है। वो आप कैलकुलेट कीजिएगा, अरे यार 11 को चल जाएंगे, 15 को है, 16 को आ जाएंगे, 17 को, लेकिन वो 17 को आकर फिर आप इस रिदम में आने के लिए कम से कम फिर से 15 दिन आपको लग जाता है। फैक्ट है, आप लोग को ये चीज को आप रियलाइज कर चुके होंगे। क्योंकि ये नहीं है भाई, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थोड़ी है स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दिया अपने मन को, नहीं हो पाता है। इस रिदम में लाने के लिए हो सकता है कई बच्चों को तो भाई महीना लग जाता है। इसीलिए किसी से पूछिए, चाहे मैं हूं या किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए, किसी भी पूरे भारत में या वर्ल्ड में, वो ये कहेगा ही कहेगा कि जब तक से आपके अंदर ये नहीं रहेगा स्टडी में, भले आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो, आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। आप 5 घंटा पढ़ रहे हो तो रोज पढ़ो। हाँ, हो सकता है कि आज मैं 5 घंटा पढ़ा, कल 2 ही घंटा पढ़ा, लेकिन पढ़ो, ये नहीं छोड़ मत दो। क्योंकि मैं आपको ये चीज सिंपल से बता देता हूं कि ये जो आप लोग का अभी फेज चल रहा है, इसी में अपने लाइफ को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं। और यही वो फेज है जिसमें लाइफ नीचे भी चला जाता है। तो जितने भी दोस्त संगतिया या फैमिली फंक्शन, ये सब के लिए आप लोग जो त्याग करते हैं ना पढ़ाई को, कि अरे हटाओ यार इसको, फिर मैं आपको वादे वो कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपन जीवन में सफल अगर हो गए गलती से भी, कोई काम नहीं आता है। इवन आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे वो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि सब अपने इंटेंशनली नहीं छोड़ेंगे, सब लाइफ में बिजी, आपका वैल्यू डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सफल नहीं हो पाए। तो मैं क्यों हमेशा इस चीज को, आप लोग कई बच्चों को खराब भी लग जाता है कि सर ऐसे क्यों बोल देते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जरूरी है। अगर नहीं बोलेंगे ना तो आप लोग, क्योंकि हम लोग इस चीज को झेले हैं भाई, जब चीजें असफल होती है ना, तो घर के, मैं आपको अपना भी एग्जांपल दिया था,
कि भाई जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो घर में भी, घर मतलब आपके अपने मम्मी पापा नहीं, आस पास वाले पूर्वा तेरे कुछ नहीं करेगा ये है वो। जब आप उसी चीज में सफल थोड़ा हो जाते हो ना, जाके फोटो तस्वीर में आ जाएगी, अखबारों में आती है, या 4 लोग हल्ला करते हैं हर जगह, तो अरे बहुत यही होता है। आप लोग भी फील कीजिएगा। तो इस दो को तो बहुत अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि एक तो आप कंटिन्यू रहिए स्टडी के साथ, 1 घंटा भी पढ़ेंगे पढ़ो। कोई दोस्त आ गया तो उसे कहा अरे यार रूड बनो, क्या बनो, रूड बनो, है ना। रूड बनिएगा जब तक से नहीं, रूड किसके लिए, अपने आप के लिए बनिए। दोस्त है ठीक है, एक आध दिन हो गया हो गया। अगर आपको लग रहा है कि वो दोस्त रोज आ रहा है, मेरे फ्लैट पे होता है, ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर आप अकेले रहिएगा ना तो आपके आस पड़ोस वाले हमेशा आते रहते हैं, अरे चाय पिया जाए, अरे चलो ना थोड़ा सा शाम में टहल लेते हैं। अगर ये आपके रूटीन में आ गया तब तो भैया कुछ ना हो पाएगा। रूड बनिए, थोड़ा सा खुद के लिए बनिए। एक अगर नहीं ये टाइम मेरा पढ़ने का है, पढ़ेंगे, कुछ भी बहाना मारिए, क्योंकि भाई तुम भी पढ़ने के लिए आया ना, पढ़ो, शाम में आया ना टहल लेंगे 1 घंटा। इसको अपने अंदर लाइए रूटीन में। जब तक से रूड नहीं रहिएगा ना खुद के लिए, तब तक से नहीं हो पाता, बनना पड़ता है रूड, बनना पड़ता है रूड। नहीं बनिएगा तो काम नहीं चलेगा। देखो मैं क्या कहता कि जरूरी नहीं है कि आप 1.5 साल या 2 साल का मेहनत कीजिएगा तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, क्यों, बच्चे बहुत है, जॉब इतना सा है, उसी को मिल पाता है जिसका थोड़ा सा किस्मत भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप 2 साल अच्छे से तैयारी कर लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी भूखे नहीं रहने का नौबत आएगा लाइफ में। इतना आपके अंदर टैलेंट आ जाएगा कि लाइफ आप अच्छे से निकाल लोगे। फाइनली तो वही है, लाइफ निकालना बहुत अच्छे तरीके से। सभी को पता है कि सबको जॉब नहीं लग सकता है, मेहनत के साथ साथ किस्मत भी होता है। लेकिन हाँ, इस फील्ड में अगर 1.5 घंटा, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर अपने लाइफ का सीरियस में दे दिए, सीरियस में दे दिए, तो आप कभी जिंदगी में भूखे नहीं रहोगे, ये तो गारंटी है इस फील्ड में। लेकिन शर्त क्या है, सीरियस, और आप बहुत अच्छे जिंदगी जी सकते हैं। हो सकता है आपका अलग हो जाए, हो सकता है आपको बहुत शानदार प्राइवेट कहीं मिल जाए, आप सोचेगा चलो यार अब इसमें घुस गया, क्योंकि आपको इतना नॉलेज आ जाता है ना, हर चीज का आप नॉलेज आ जाएगा, आपका थोड़ा मेच्योरिटी लेवल अलग आ जाएगा। तो इसलिए तो ये 2 चीजों को ध्यान रखिएगा, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साइंस को लेकर ज्योग्राफी के साथ क्या है, ज्योग्राफी का फाउंडेशन पढ़िए जो बेस्ट है। अगर मेरा क्लास कर रहे हैं तब तो बेस्ट है, नहीं तो आप महेश वर्णवाल को लेकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए महेश वर्णवाल जो है पीटी में काम आएगा। मेंस में क्या काम आएगा, तो मेंस में आपको जो काम आएगा वो आएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 12th क्लास वाला काम आएगा मेंस का, स्पेशली 11th-12th वाला काम आता है यहाँ पर। जैसे आप परसों से देखिएगा मेरा जो स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखिएगा कि यहाँ से कंटेंट आपको काफी मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी 11th-12th को पढ़िए अच्छा से, अगर मेंस के लिए करना है। पीटी के लिए आपको महेश वर्णवाल काफी है, वर्ल्ड के लिए भी महेश वर्णवाल ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि फाउंडेशन पढ़ तो मेरा पढ़ लेना, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये एक ज्योग्राफी से आप लोग को ज्योग्राफी से कभी दिक्कत नहीं हुआ होगा जो पढ़े हैं। ये आपको एनसीईआरटी, देखो यही चीज है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 12th क्लास का है, और ये किसका है, मानव भूगोल, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के बहुत। तो ये सब जो आपको है ना, ये सब 12 वाले है, भारत के लोगों और अर्थव्यवस्था, इसका कनेक्शन है इकोनॉमिक्स से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस, ये मेंस का इंपॉर्टेंट है। ये 11th का है दोनों, और ये 12th का है। ये महेश वर्णवाल फॉर पीटी। महेश वर्णवाल कौन सा लेना, तो एक समग्र अध्ययन लीजिएगा, है ना। एक एनसीईआरटी इसका आता है वो मत लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी के लिए जो सबसे बेस्ट है, एक आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, साथ साथ करेंट को लेकर चलिए, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको सर कराएंगे। अर्थशास्त्र में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको तो राहुल सर बताएंगे ही, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी पे थोड़ा सा पकड़ बनाइए अपने अर्थशास्त्र में भी, यानी इकोनॉमिक्स में। एनसीईआरटी ये सब चीजें हालांकि राहुल सर आपको बताएंगे, शायद उनका फाउंडेशन भी स्टार्ट हो चुका है या होने वाला, मुझे नहीं आइडिया है। वो आपको बहुत बेसिक से बताएंगे ये चीजें कि क्या है क्या नहीं है कैसे है, आपको सब बता देंगे इकोनॉमिक्स का। लेकिन एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कि सर कितना कैसे चले कौन सा क्लास करें, मैं वो बता देता हूँ। क्लास क्या मतलब कि कितना, सर 1 मिनट के बताता हूँ। ये आपका 40% आ गया, कोड अवेल ऐप ले लीजिएगा, लेकिन अभी 20% ही शो कर, ये प्राइस इससे कम होगा, है ना। वेट कर लीजिए, शायद टेक्निकल कुछ इशू है कि या कुछ है, टीम ने कहा है सर वेट करने के लिए। तो जब भी ये देखिएगा कि इतना प्राइस से कम आएगा, इतना नहीं आएगा। जो बच्चे दरोगा करना चाह रहे हैं, आप लोग को मैं यही सजेशन दूंगा कि दरोगा के इस बैच को लेने से अच्छा, थोड़ा सा महंगा है अलग चीज है, लेकिन इस बैच को लेने से अच्छा आप लोग क्या ले लेना, इस कोड के द्वारा 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेना।
कितना ले लेना, 3 मंथ का बैच लोगे तो भले 1500 रुपया लगेगा, 1400, लेकिन जो 3 मंथ, बट इसमें बैच में ही रहेगा, इसमें भी मेरा रिकॉर्डेड है और एनसीईआरटी वाला है। जो वो लोग है ना, तो वो 2 मिसलेनियस कोर्स देख सकते हो जो मेरे दरोगा का है, मेरे पुराने कोर्सेज देख सकते हो, और फटाफट कोर्स लेकर खत्म कर सकते हो। इतिहास का मैंने पढ़ा रखा है, आपको पीटी बेस वो देख सकते हो, एंशिएंट देख सकते हो, मिडाइवल देख सकते हो। तो वही 3 मंथ का लिमिटेड लीजिएगा, मेरा सजेशन यही है। बाकी आप चाहे तो बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो बीएसएससी भी उसमें कर सकते हो अनलिमिटेड वाले में, क्योंकि 3 महीने इसलिए क्योंकि आप लोग को 17 दिसंबर को डेट भी आ गया ना, इसलिए। बाकी आप जीएस पेपर 1 का बैच स्टार्ट हो चुका है, जीएस पेपर 2 का, ये आपको फाउंडेशन, ये क्या है, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 5 तारीख से। अब कौन पढ़ा रहा है मुझे नहीं पता। फाउंडेशन में ही मेरा ज्योग्राफी का मेंस भी है, चाहे वो उत्कर्ष का हो या अनुदर्शन। जीएस पेपर 2 है, देखो ये टेस्ट सीरीज है, ये सब चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम का बैच भी है, चाहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं कितने कोर्सेज को पढ़ेंगे एक साथ, है ना, ये भी होता है। खिचड़ी मत बनाइएगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलिए, मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलिए, और साथ साथ इसमें आंसर राइटिंग भी करते जाइए। जो पढ़िए आंसर राइटिंग कीजिए, बुक्स पढ़िए, अगर बुक अभी नहीं भी रखा है तो फाउंडेशन को पढ़ो, क्लासेस कर लो, क्लासेस के बाद आप उस पर देखिएगा कि उसमें मैक्सिमम मुझे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जो सर कंसेप्ट पर, जैसे मैं तो इतिहास से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट बताता हूँ, बाकी सभी सर बताते होंगे, तो आप देखिएगा जब रिवीजन कीजिएगा तो मुझे वो चीज कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी आप लोग परचेज कर लीजिए, बुक एनसीईआरटी, वो बेस है, वो आपको अच्छा भी लगेगा। अब तो पतला पतला एनसीईआरटी है, क्या है, देखो क्या हाल है, देखो अभी भी हम लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं, देखो इतना पतला है। पुराने वाले में तो बहुत कंटेंट है, इसमें तो कंटेंट ही नहीं, मैं देख रहा था इसमें तो कंटेंट ही नहीं, लेकिन हाँ जितना भी है उतना आप लोगों के लिए काफी है, स्पेशली आपके मेंस उसमें बहुत काम आ जाएगा। ये इसी का ही एक विस्तृत रूप 11th क्लास वाला एनसीईआरटी है, इसी का ही डिटेल्स रूप 11th क्लास का एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी खरीद लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के तो स्पेशल खरीद लो आप लोग, साइंस वगैरह भी खरीद लेना, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी से फायदा आप लोग को मेंस में भी मिलेगा, मेंस का आपको बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। तो खिचड़ी नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए अगर आपके एक साथ 3-3 4-4, मैं 70 वालों के लिए बात कर रहा हूँ, 71 वालों के लिए बात कर रहा हूँ, मानो कि आपके साथ 3-3 क्लासेस एक साथ चल रहे हैं, तो आप एक क्लास को ड्रॉप कर दो। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी आपको फैसिलिटी देता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड लिए हो तो आराम से। 2 मैक्सिमम करो, एक जैसे मान लो 2 चल रहा है, मान लो इतिहास और ज्योग्राफी आप चला रहे हैं, एक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है साइंस ज्योग्राफी, हो सकता है आप कुछ भी हो, तो जैसे ही आप जाइएगा ना 2, तो जब ये इंड होने वाला होता है, दोनों में से कोई एक पहले इंड होगा, तो जैसे ही ये इंड होने वाला है ना, तीसरा उठा लेना, मान लो साइंस उठा लिया, और ये इंड हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, फिर आपके 2 चलने लगेंगे, फिर ज्योग्राफी आपको जब ये यहाँ तक पहुंचेगा ज्योग्राफी इंड होने लगेगा, फिर इसको खत्म करके पॉलिटी उठा लेना। इससे आपका 8 से 9 महीना में इनफ आपको खत्म हो जाएगा। तो ये आप कीजिएगा अपने 70-71 वालों के लिए। होप आप लोग का सब कंसर्न दूर हो गया होगा, आई थिंक, इसलिए मैंने चैट ऑफ करके ही सीधा बता दिया। तो जो बोले हैं उसको ध्यान रखिएगा, कैजुअल नहीं होना है, क्योंकि भाई बहुत कंपटीशन है। डॉट बॉक्स ऑन ये लीजिए। गुड इवनिंग, देखो इनको गुड इवनिंग हो रहा है, देख लीजिए, चाहे बिस्कुट खाकर सो गए होंगे सुबह में। साइंस टेक के लिए आकृति में हम कराएंगे सर, मेंस के लिए कितने सब्जेक्ट लेकर, अगर 70 दे रहा हो तो 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। हाँ, उत्कर्ष बैच में क्लासेस स्टार्ट होंगे, जी हाँ, 12 से सब में स्टार्ट होगा। तो बनाइए, अब बनाइए, जो वीक सेक्शन है उसको पकड़िए, 71 वाले, 70 वाले, पुराना नहीं नया ले लो, नया ले लो। कितना पुराना है, मतलब पुराना कितना पुराना है? फाउंडेशन का बीएसएससी में फाउंडेशन नहीं आएगा, क्योंकि बीएसएससी में आप लोग को उतना टाइम कहाँ है। अगर ओल्ड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी न्यू का कंटेंट तो आपके पास रहेगा ही। मैंने शुरुआत में बता दिया, रुचि के अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आपके पास 7-8 महीना है। साइंस में 6 क्लास से ही पढ़ी है, सब एनसीईआरटी 6 से 12। हाँ, एक मैं आपको बता देता हूँ, यूपी का एक फॉर्म आया है, यूपी आरओ एआरओ, उसमें कुछ ही चीज पे एलिजिबल रहते हैं, तो आप लोग चाहें तो वो भर सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस थोड़ा सा केवल हिंदी सब्जेक्टिव होता है, बाकी सब जीएस ऑब्जेक्टिव होता है। तो फाइट बहुत है, क्योंकि उसके लिए लोग थोड़ा लगे रहते हैं जबरदस्त।
तो अगर आप RO भरना चाहते तो भर सकते हैं। सबसे शॉर्टकट होता है पदाधिकारी बनने का, सबसे शॉर्टकट, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग चाहें तो उसको भर सकते हैं। अब यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा, अभी ये मुझसे मत पूछेगा। नहीं नहीं, ओल्ड कुछ नहीं लेना है, एक बिपिन चंद्र वाला ले लेना, वो मैं उस समय बता दूंगा। एनसीईआरटी नॉर्मल एनसीईआरटी लो ना, टेक्स्ट बुक लो ना। क्रॉनिकल का एनसीईआरटी क्या होता है? टेक्स्ट बुक लीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालिए। आप लोग सीधे गाइड पे ही पहुंच जाते हैं। बुक पढ़ने की आदत डालो, गाइड नहीं। इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम है सर, राहुल सर से पूछ लीजिएगा, आप लोग क्लास करते हैं ना, राहुल सर का पूछ लीजिएगा। पॉलिटी का मैंने टीम को बोल दिया है भाई, एक ही चीज आप लोग क्यों बोलते हैं, पॉलिटी का टीम को बोल दिया है, वो कुछ कर रहा है। मेंस करंट के लिए बताए तो मेंस आप लोग 70 के लिए लगे रहिए। अभी करंट के लिए आप लोग को कुछ मैगजीन्स वगैरह आएंगे तो उसको फोकस कर लीजिएगा। तो कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो प्रिपरेशन एक दो दिन में नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ कर लो, मेरा हिस्ट्री मेंस वगैरह डॉट बॉक्स ये लो, सब्सक्रिप्शन ले लें। अब देखो मैंने कहा ना कि अभी 20% ही दिखा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है समथिंग, आई थिंक। भूलिएगा क्यों आप लोग को, सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसको कॉपी बंद कर कर, हाँ कॉपी बंद कर कर एकदम ऊपर अलमारे में सजा दीजिएगा। आप उसको वो कर लीजिएगा, रिवीजन किया जाता है, रिवीजन। सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब ये थोड़ी है कि छोड़ दिए। उत्कर्ष बैच में आपको शो नहीं कर रहा है टाइम टेबल? एकदम कर रहा होगा यार, टीम ने तो कहा कि उत्कर्ष बैच में ऐड है, कैसे नहीं कर रहा होगा? हाँ भाई 12 से। कितने क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के? वो एक दो तीन क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। सर अनअकैडमी का फीचर सबसे अच्छा है सर बाकी प्लेटफॉर्म से। 4 बजे के बाद लीजिएगा, टीम का मैसेज आया है कि अगर आप लोग को 40% चाहिए तो 4 बजे के बाद 40%। टेक्निकल एरर है, टीम उसको ठीक कर रही है, महंगा मत ले लीजिएगा। हाँ भाई क्लास 6 से लेकर 12 तक। तो बुक का वर्ड नहीं समझ में आता उसको गूगल कर लो, गूगल नहीं आता तो मुझे पर्सनली पूछ लो। अरे आप नहीं समझे, 2 सब्जेक्ट लेकर चलिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि आप 2 सब्जेक्ट लेकर के 2 ही चलना है। अगर मान लीजिए कि आज हिस्ट्री शुरू कीजिएगा, ज्योग्राफी शुरू कीजिएगा, तो आप जो है इसको 2 लेकर चलिएगा तो खत्म भी तो होगा, ऐसा थोड़ी है खत्म नहीं होगा। फिर धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा लेना, 3 सब्जेक्ट कर लेना उस समय। शुरू में बच्चे गलती क्या करते हैं, सर आपका हैंग वाला प्रॉब्लम अब नहीं होगा ना, मैं क्या करूं वो मेरे हाथ पे थोड़ी है। 4 बजे के बाद ये 20% की जगह 40% शो करेगा। अभी क्या हो रहा है कि अभी 20% ही शो कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग को हो सकता है कॉस्टली लग जाए। 40% आपको शाम को 4 बजे के बाद देख लीजिएगा, मतलब ये लगभग आपको 6400 के आसपास आएगा, और ये 8000 के आसपास आएगा। ठीक है, जो दरोगा वाले हैं 3 मंथ वाला ले लीजिएगा, दरोगा वाले, तो वो देख लीजिएगा क्योंकि अभी वो नहीं आ रहा है। प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, अभी स्पीडी वाला नहीं मैटर है, अभी स्पीडी पर का क्या कीजिएगा, दरोगा के लिए भले पढ़िए स्पीडी, दरोगा के लिए पढ़िए। मैंने वो चीज इसलिए बोला कि कई बच्चे शुरू में ही क्या करते हैं, 3-4 सब्जेक्ट लेकर चल जाते हैं, जो कि उनके लिए खराब हो जाता है। अभी एनसीईआरटी बैच को फॉलो करो ना, उसमें है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल 1 बजे।